सभी को नमस्कार। आज फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही है एस्टेट की, और इसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज फिर से एक वीडियो लेकर के आई हूँ जिसमें मैंने यूनिट 6 और 7 कवर किया है, और लास्ट वीडियो आप जाके देख सकते हैं जिसमें यूनिट 4 एंड 5 विथ PYQ मैं करवा चुकी हूँ। तो चलिए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। और फर्स्ट जो हमारा है टॉपिक वैदिक कालीन संगीत। वेदों में संगीत के बारे में क्या बताया गया है इसको हम देखेंगे विथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो ऋग्वेद में संगीत, इसमें गीत के लिए गिर, गातु, गाथा, गीति व साम शब्दों का प्रयोग किया जाता था। गीत प्रबंधों को गाथा कहा जाता था। इन गाथाओं का गायन धार्मिक तथा लौकिक समारोह पर किया जाता था। 3 प्रकार के वाद्यों का विकास हो चुका था, अवनद्य, तंतु तथा सुशीरवाद, जिन्हें नास्टी कहा जाता। यज्ञों के समय साम गायन का प्रचलन था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 7 स्वरों के होने का संकेत मिलता है। यहाँ सायन ने सप्त धातु का अर्थ 7 स्वर माना है। नेक्स्ट चलते हैं यजुर्वेद में संगीत। सोम यज्ञ में साम गायक का सर्वप्रथम स्थान है, जिसमें 4 गायक होते हैं। यज्ञों में उद्गाता जो है प्रमुख गायक के रूप में होता था। मंत्रों की संख्या निश्चित होती थी। साम गान जो था वो वैदिक संगीत था, और गाथा जो था वो लौकिक संगीत था। नेक्स्ट है आपका अथर्ववेद में संगीत। इसमें अनेक मंत्रों के लिए अलग अलग विभाग का प्रचलन था। इस काल में वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए गांधर्वों से संगीत के माध्यम से प्रार्थना की जाती थी। नेक्स्ट जो है आपका संगीत के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेद था सामवेद। सामवेद को संगीत का वेद माना जाता है। ऋग्वेद की ऋचाओं का परिवर्तित संग्रह है। आप यहाँ देख सकते हैं फ्लो चार्ट में मैंने सामवेद को बताने की कोशिश की, इसके अंतर्गत क्या मुख्य बातें थी। तो पहला है आर्चिक। आर्चिक के अंदर 8000 मंत्रों का संग्रह था। ऋग्वेद की ऋचाओं का वर्णन है, उसको भी 2 पार्ट में वर्णन किया गया है, पूर्वार्चिक, उत्तरार्चिक। गान, साम गान का स्वरमय रूप विद्यमान है, और इसे भी 4 पार्ट में बांटा गया है, ग्रामगे, आरण्यक, उहगान, उहागान। सामवेद की कुल 13 शाखाएं मानी गई हैं। वर्तमान समय में केवल 3 शाखाएं प्रचलित हैं, रामायणी, कौथमी, जैमिनीय। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वैदिक कालीन स्वर। कौन कौन से स्वर उस टाइम प्रचलित थे, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। देख रहे हैं आप, मैंने एक बना दिया है आपके लिए ताकि आपको अच्छे से याद रहे। वैदिक काल में 3 प्रकार के स्वर पाए जाते थे। पहला है उदात्त, जो सामान्य से थोड़ा ऊंचा, और उसके जो स्वर थे ग और नी। अनुदात्त, सामान्य से नीचे, रे और ध। स्वरित, दोनों के बीच का स्वर, सा म प। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सामगान। लास्ट टॉपिक है यूनिट 6 का। तो सामगान के बारे में देख लेते हैं। मंत्रों का गान ही सामगान कहलाता है। पहले सामगान में केवल 3 स्वर, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का प्रयोग होता था। वैदिक काल में ही सामगान 7 स्वरों में होने लगा था। सामगान में 3 गायक होते थे, प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहर्ता। ये पूछा जाता है, जिसमें आपको मुख्य गायक होते थे उद्गाता। सामगान के आरंभ में ओम स्वर से करने की परंपरा थी। सामगान के 5 भेद माने गए हैं, हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार और निधन। इसके साथ ही यूनिट 6 मैंने पूरा कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट जो हम लोग चलेंगे यूनिट 7 की तरफ। तो यूनिट 7 देख सकते हैं आप। यूनिट 7 का जो टॉपिक है उत्तरी भारतीय एवं कर्नाटक संगीत के स्वर व ताल का तुलनात्मक अध्ययन। तो चलिए बारी बारी से दोनों को देख लेते हैं। कर्नाटकी स्वर, कर्नाटकी को ही दक्षिणी भी बोला जाता है, और इधर है आपका उत्तरी यानी हिंदुस्तानी स्वर। तो दोनों में हम लोग देखेंगे कि जो स्वर है वो दोनों में किस प्रकार लिखा जाता है। तो जैसा कि सा है, तो दोनों में सा जो है आपको एक समान है। शुद्ध रे को कोमल रे, शुद्ध ग चतुश्रुति रे या शुद्ध रे बोला जाता है हिंदुस्तानी स्वर में। साधारण ग को कोमल ग, अंतर ग को शुद्ध ग, शुद्ध म ही होता है, ये दोनों में कॉमन है। प्रति म को तीव्र म, प जो है प दोनों का समान ही होता है स्वर। शुद्ध ध कोमल ध हो जाता है, शुद्ध नी शुद्ध ध हो जाता है, कौशिक नी कोमल नी हो जाता है, और
काकली नी जो शुद्ध नी हो जाता है। तो इस तरह से हम देख लिए कि हमारा जो स्वर है दोनों में कुछ डिफरेंस हैं जो आपको याद रखने होते हैं, पूछा जाता है, इसको आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट जो है मैंने नोट करके कुछ पॉइंट लिखा है जो आपको याद रखने हैं और ऑब्जेक्टिव इम्पॉर्टेंट है। दोनों पद्धतियों में 22 श्रुतियाँ मानी गई हैं। एक सप्तक के अंतर्गत 12 स्वर दोनों पद्धतियों में माने गए हैं। 12 स्वरों में से अधिकांश स्वरों के नाम और स्थान एक जैसे हैं। स्वर के बाद आपका तालों की तुलना, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, उत्तरी भारतीय संगीत एवं कर्नाटक संगीत के तालों की तुलना। तो तालों की तुलना हम करेंगे तो देखेंगे पहले दोनों में समानताएं क्या है। दोनों संगीत पद्धतियों के कुछ ताल समान हैं। उत्तरी संगीत के 4 ताल अथवा 1 ताल, कर्नाटक संगीत के चतस्र जाति के 8 ताल और हमारा तीव्रा ताल वहाँ की तिस्र जाति के त्रिपुट ताल के समान है। नेक्स्ट पॉइंट है, जिस प्रकार उत्तर भारतीय संगीत में ताल देते समय विभाग की प्रथम मात्रा पर ताली अथवा खाली दी जाती है, उसी प्रकार कर्नाटक संगीत पद्धति में भी विभाग की प्रथम मात्रा पर ताली दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं विभिन्नता क्या क्या है। तो देखते हैं दोनों हम लोग। फर्स्ट पॉइंट जो है, इसमें तालों की संख्या सीमित होती है, यानी 7 ताल होते हैं। इसमें तालों की संख्याएं असीमित होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें तालों के बोल पखावज या मृदंग पर बजाए जाते हैं, जबकि हिंदुस्तानी पद्धति में इसमें तालों के बोल तबले और मृदंग दोनों पर बजाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कि खाली के स्थान पर विसर्जितम वर्ड का प्रयोग होता है और इसमें खाली की जगह खाली का ही प्रयोग होता है। इसमें ताल की मात्राएं ताल की जातियों पर आधारित होती है और इसमें ताल की मात्राओं और विभागों के आधार पर ताल की जातियों का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें एक ही ताल की अनेक मात्राएं होती हैं, जैसे ध्रुव ताल की चतस्र जाति में 14, तिस्र जाति में 11, मिश्र जाति में 23, खंड जाति में 17 तथा संकीर्ण जाति में 29 मात्राएं होती हैं। और ये पूछा भी जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो आप इसको थोड़ा सा याद कर लेंगे। इसमें सभी तालों की मात्राएं निर्धारित होती हैं, जैसे झप ताल 10 मात्रा का होता है, 3 ताल 16 मात्राएं की होती है, 4 ताल में 12 मात्राएं होती हैं। तो इसमें जो मात्रा होता है वो निश्चित होता है। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है इसका, इस पद्धति में ताल के 6 अंग बताए गए हैं, लघु, द्रुत, अनुद्रुत, गुरु, प्लुत और काकपद। इस पद्धति में ताल के अंग नहीं होते हैं, विभाग का महत्व होता है। लास्ट पॉइंट जो आप लोग देख रहे हैं, ये आपके सिलेबस में तो नहीं दिया गया है, लेकिन इससे कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने इसको अलग से डाला है आपके लिए कि आप इसको थोड़ा सा याद कर लेंगे तो आपको कुछ फ़ायदा हो जाएगा। तो उत्तरी भारतीय संगीत और कर्नाटक संगीत में रागों के नाम में जो भिन्नता होती है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट राग हैं जिसको मैंने बता दिया है यहाँ पे। संकराभरण, कर्नाटक पद्धति में संकराभरण बोलते हैं, तो हिंदुस्तानी पद्धति में इसे पिलावल राग बोलते हैं। मुखारी आसावरी, मोहनम भोपाली, माया मालव गौड़, भैरव, तोड़ी को भैरवी, गमन प्रिया को मारवा। तो इस तरह हमारा यूनिट 6 और 7 कंप्लीट होता है। किसी भी टॉपिक को मैंने छोड़ा नहीं है और एक्स्ट्रा ही टॉपिक आपको दी हूँ, क्योंकि उससे पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं कुछ आपको इसमें एक्स्ट्रा भी बताई हूँ। तो आप इससे जुड़ें, अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप जुड़े रहें। स्टार्टिंग से अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, एग्ज़ाम में इसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मैं टॉपिक को आपको इन शॉर्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट करवा रही हूँ और उसी से रिलेटेड जो PYQ पूछे गए हैं वो भी मैं लास्ट में दे रही हूँ। तो अगर आप इस तरह से तैयारी करते हैं तो आपको बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है और आगे अगर BPSC TRE 4 आपको देना है तो इसमें आपको बहुत हेल्पफुल होगा। उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी। तो चलिए आते हैं इससे रिलेटेड PYQ पे। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, सर्वप्रथम रचित वेद का नाम क्या है? तो ऋग्वेद। सामवेद के 3 स्वर कौन से हैं? उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। साम गायन में कितने गायक होते हैं? 3। यज्ञों में प्रमुख गायक को क्या कहते हैं? तो उद्गाता। साम उस समय का कौन सा संगीत था? वैदिक संगीत। वैदिक काल में कला के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? शिल्प कला। दक्षिणी संगीत पद्धति को क्या कहा जाता है? कर्नाटक संगीत पद्धति भी कहा जाता है। कर्नाटक पद्धति में ताल के कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं। ध्रुव ताल की चतस्र जाति में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 14 होती हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तरी संगीत पद्धति का कौन सा राग
कर्नाटक संगीत के मोहनम के समान है, तो वो भोपाली। तो इस तरह आपका PYQ के साथ यूनिट 6 और यूनिट 7 पूरा मैंने कवर करवा दिया है। आप इसको देखिए, समझिए, और इससे आपको एग्ज़ामिनेशन में ज़रूर बेनिफिट होगा। आप और लोगों को भी जोड़ें। अगर आपको लगता है कि ये बेनिफिटेड है तो इसको प्लीज़ आप शेयर करें और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगी यूनिट 8 और यूनिट 9 का। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।